Good morning. Today is 17 December 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो ऊपर का आर्टिकल है वो तो बीसीसीआई रिफॉर्म से रिलेटेड है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी लोधा कमेटी ने काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस और रिफॉर्म दिए और जो बीसीसीआई है अभी ये रिलक्टेंट है उन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने में और कैसा बीसीसीआई और सुप्रीम कोर्ट का टकराव अभी भी जारी है। दूसरा जो आर्टिकल है वो फेडरल बैंक से रिलेटेड है। फेडरल बैंक एक ऐसा बैंक होता है अमेरिका का, जैसे हमारा आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उनका फेडरल बैंक है। उन्होंने कैसा पॉलिसी कट्स किए हैं और इंडिया पर इसकी क्या इंप्लीकेशंस है ये भी हम डिस्कस करेंगे। जो ये आर्टिकल है मेन, ये ट्रंप की जीत से रिलेटेड और उसमें एजुकेशन सिस्टम का क्या रोल है, यानी क्या ट्रंप की जीत ऐसा दर्शा रही है कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो वो है चरमरा गया है और अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो देखिए, ये आर्टिकल जो बीच का आर्टिकल है सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी हम इसे डिस्कस करेंगे और सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो देखिए, ये जो आर्टिकल है ये हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ग्राउंड जीरो है, सैटरडे को ग्राउंड जीरो आता है, आपको पता ही होगा। ये कुछ इसमें स्टोरी छपती है तो स्टोरी का यूज नहीं होता हमारे यूपीएससी के आंसर्स में, तो ये आज हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, उससे पहले आपको हमेशा एक डाउट रहता है कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड की जा सकती है। तो देखिए, वैसे तो पहले मैंने कई बार बताया है इस चीज़ को। आप देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, ध्यान से सुनिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दो लिंक्स मिलेंगे। या तो आप देखिए, एक साइट है onlyis.com, इस पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस साइट पे सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर डेली पीडीएफ मिल जाएगा। अपने आप को कुछ करने की जरूरत आपको है नहीं और आपके इनबॉक्स में डेली पीडीएफ मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा onlyis.com पर सब्सक्राइब। दूसरा, आपके पास ऑप्शन है जो ये फेसबुक लिंक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इस पे भी आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिए। तो देखिए, बीसीसीआई रिफॉर्म्स हम डिस्कस करते हैं, थोड़े इसकी टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं क्या हुआ 1 मिनट के अंदर। देखिए, 2013 में आपको याद होगा एक स्कैंडल हुआ जिसमें करप्शन के चार्जेस लगे। श्रीनिवासन उस टाइम पे बीसीसीआई के अध्यक्ष थे और उन पर उनके दामाद पर जो श्री मयप्पन था, गुरुनाथ मयप्पन, उन पर भी आरोप लगे कि उन्होंने बैटिंग करी। और भी देखिए, कुछ प्लेयर्स भी संलिप्त पाए गए थे बैटिंग में। तो उसके बाद में पूरे देश में ऐसे देश में जिसमें क्रिकेट को एक धर्म के रूप में माना जाता है, उस देश में एक कोहराम समझ गया। तो सुप्रीम कोर्ट तो आपको पता है जो भी इशू हाईलाइटेड होते हैं मीडिया के अंदर होते हैं उनको हाथों हाथ लेता है पब्लिसिटी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को भी हाथों हाथ लिया और लोगों की, ताकि ये जो बीसीसीआई है लोगों के इमोशंस के साथ में ना खेले। ऐसा ना हो कि लोग तो एक उत्साह से क्रिकेट देख रहे हैं, बाद में पता लगे सब कुछ पहले से फिक्स था और बहुत ज़्यादा करप्शन है बॉडी बीसीसीआई की बॉडी के अंदर में। और बहुत सारी एनोमलिटीज़, जैसे आईपीएल के अंदर में कैसे टीमों को अलॉट किया गया, काफ़ी तरह के करप्शन सामने आए बीसीसीआई के अंदर में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने लोधा कमेटी गठित करी। लोधा सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस थे। तो लोधा कमेटी ने काफ़ी तरह के रिफॉर्म्स दिए उसके बाद में बीसीसीआई में सुधार लाने के लिए। तो ये 2 मिनट में 1 सेकंड में हम देख लेते हैं कौन कौन से ये रिफॉर्म्स इन्होंने सजेस्ट किए। इन्होंने कहा, देखिए, बीसीसीआई की और आईपीएल की जो गवर्नेंस है वो अलग अलग आप कर दीजिए और आईपीएल को एक ऑटोनॉमी प्रोवाइड कीजिए, यानी बीसीसीआई आईपीएल की जो कार्यप्रणाली है उसके अंदर दखल ना करे। और जो बीसीसीआई के कोई भी ऐसा जो ऑफिसर है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 2 पोस्ट एक ही टाइम में रखे। यानी आप देखिए, या तो आप बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हो, सेक्रेटरी भी हो, 2 पोस्ट एक टाइम पर आप नहीं रख सकते। और कोई भी जो मिनिस्टर या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट है वो बीसीसीआई का ऑफिस बीरर यानी बीसीसीआई में पद नहीं रख सकता। 3 साल से ज़्यादा टेन्योर हो नहीं सकता और सिर्फ 3 साल तक हो सकता है, यानी एक टर्म 3 साल का और 3 बार से ज़्यादा टर्म हो नहीं सकता। एक स्टेट का एक स्टेट और या फिर एक एसोसिएशन का सिर्फ 1 वोट होगा। पहले क्या होगा, जैसे महाराष्ट्र जैसी कई बार एसोसिएशन, यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम बहुत ज़्यादा है और यहाँ का जो है बीसीसीआई है भी यहीं मुंबई में, तो यहाँ की जो एसोसिएशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनके ज़्यादा वोट्स होते हैं और एथिक्स ऑफिसर लगाया जाए। तो ये सारी जो है लोधा ने रिकमेंडेशन दिए। उसके बाद में क्या हुआ, क्या बीसीसीआई ने इन रिकमेंडेशन को माना? नहीं माना। ऑफकोर्स उन्होंने नहीं माना, क्योंकि देखिए, अगर वो बीसीसीआई इस रिकमेंडेशन को मानते तो ये जो सारे के सारे जो अध्यक्ष हैं, अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? अनुराग ठाकुर, एमपी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, वो भी पॉलिटिशियन है, तो उनको भी अपनी गद्दी गंवानी पड़ती। तो बीसीसीआई एक बीच का रास्ता, यानी कुछ ना कुछ अवॉइड करना चाहती है कि कुछ ऐसा हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट अपने रिफॉर्म्स को हम पर इम्पोज ना करे और ना ला दे। तो इसके लिए उन्होंने मार्केंडर काटजू जो एक फॉर्मर जस्टिस थे उनकी भी सहायता ली और करार दिया कि ये एक जुडिशियल ओवररीच है, वी आर ए प्राइवेट बॉडी, यू कांट इंटरफेयर इनटू आवर इंटरनल वर्किंग। सो दिस काइंड ऑफ लॉजिक्स बीसीसीआई गैव सो दैट टू अवॉइड द यू कैन से दैट डिसीजन टेकन बाय द लोधा कमेटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके बाद में धमकी करी। देखिए, काफ़ी दिनों तक इनका चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। मतलब हालांकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है बिल्ली है और बीसीसीआई चूहा है, इसमें तो कोई डाउट है भी नहीं। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ धमकी दी बाद में तंग आके कि देखिए,
आप अगर रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट नहीं करते हो तो हमको अपना तरीका आता है, हमारे पास छड़ी है, हम रिफॉर्म्स को ज़बरदस्ती इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। अब चलते चलते मैटर लास्ट स्टेज पर पहुंच गया है, यानी अब रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट होने ही वाले हैं और कुछ और रास्ता बीसीसीआई के पास अभी बचा नहीं है। तो अब उठती है कि अब इस आर्टिकल में है क्या, मतलब ये तो हुआ थोड़ा टाइमलाइन। अब इस आर्टिकल में यह हुआ कि देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी टीएस ठाकुर जो है, उन्होंने एक कमेंट में कहा है कि अनुराग ठाकुर जो कि बीसीसीआई का भी प्रेसिडेंट है, कि इन्होंने चोरी करी है और इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी किया है और चोरी भी करी है। तो क्यों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऐसा क्यों कहा? देखिए, थोड़ा और आपको इसके बारे में बताता हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट और बीसीसीआई के बीच में चूहा बिल्ली का खेल चल रहा था, तो अनुराग ठाकुर ने ज़्यादा चालाकी दिखाई। उन्होंने क्या करने की कोशिश करी? उन्होंने यह करने की कोशिश करी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, आप अपनी एपेक्स बॉडी में एक कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल का मेंबर होना चाहिए आपके एपेक्स बॉडी में, एपेक्स काउंसिल में। तो देखिए, यह बात जो अनुराग ठाकुर है उनको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने एक चालाकी खेलने की कोशिश करी। उन्होंने आईसीसी को लेटर लिखा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, जिसके अध्यक्ष हैं अभी हमारे फॉर्मर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट मनोहर शशांक मनोहर। तो देखिए, इन्होंने लेटर लिखा आईसीसीआई को और मनोहर को कहा कि देखिए, आप ना कुछ ऐसा कीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें आदेश दिया है कि जो कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का एक मेंबर अपॉइंट कीजिए अपने एपेक्स काउंसिल में, कि वो अपॉइंट ना हो सके। तो आप इस चीज़ को क्या करार दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को ऐसे करार दीजिए कि ये जो बीसीसीआई की इंटरनल वर्किंग में गवर्नमेंट का दखल है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि आप मेंबर अपॉइंट कीजिए, उन्होंने बीसीसीआई के प्रेसिडेंट ने आईसीसी को गुहार लगाई, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इस चीज़ को ऐसे दर्शाइए कि यह जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बीसीसीआई की इंटरनल वर्किंग के अंदर में गवर्नमेंट का दखल है, यानी कोर्ट का ना होकर गवर्नमेंट का दखल है। और यह साफ साफ रूल है आईसीसी के अंदर। देखिए, साफ साफ रूल है कि अगर गवर्नमेंट बीसीसीआई के अंदर दखल करती है तो उस बॉडी की, यानी जो किसी भी स्पोर्ट्स बॉडी के अंदर गवर्नमेंट दखल करती है तो उस स्पोर्ट्स बॉडी की मेंबरशिप रद्द हो जाएगी। यानी होता क्या इससे यह होता, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। यानी अनुराग ठाकुर ने यह दर्शाने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन से हमारी जो बीसीसीआई की मेंबरशिप है आईसीसी से वो रद्द हो जाएगी। ऐसा करवाने की कोशिश की अनुराग ठाकुर ने। और बाद में देखिए, सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ का पता लग गया, क्योंकि जो शशांक मनोहर है, जिनसे अनुराग ठाकुर ने ऐसा करवाने की कोशिश की थी, उन्होंने साफ साफ सुप्रीम कोर्ट को बता दिया। उन्होंने एडमिट कर लिया कि हाँ भाई, ऐसा हुआ था कि अनुराग ठाकुर ने मेरे से बुलवाने की कोशिश की थी, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो गवर्नमेंट का दखल है, सुप्रीम कोर्ट का दखल नहीं है। तो देखिए, अनुराग ठाकुर का यह लेटर मिल गया सुप्रीम कोर्ट को और बाद में उनके लिए दिक्कतें स्टार्ट हो गई। और उसके बाद में देखिए, होता तो ये अच्छा तो यह होता कि अनुराग ठाकुर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लेते सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अब क्या कंसिक्वेंसेस या फिर बीसीसीआई क्यों रिलेक्टेंट है? देखिए, जो बीसीसीआई साफ साफ जो हमने पहले डिस्कस किया, अगर बीसीसीआई ऐसा रिफॉर्म इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगी तो उनको सभी जो अभी ऑफिस बीरर हैं, ऑलमोस्ट जो ऊपर के हाई लेवल के, उनको अपनी गद्दी गंवानी पड़ेगी, इसलिए वो रिलेक्टेंट हैं। और द बेंच, जो सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हेडेड बेंच है, उन्होंने पहले से क्या रखा है, उन्होंने एक मन बना लिया कि कुछ हम ऑब्जर्वर्स अपॉइंट करेंगे बीसीसीआई की कार्यप्रणाली को मॉनिटर करने के लिए, जैसा कि लोधा कमेटी ने ऐसा रेकमेंड किया है। तो उन्होंने पूरा मन अभी बना ही रखा है कि कैसे बीसीसीआई के अफेयर्स को मॉनिटर किया जाए, उनको हैंडल किया जाए। ऐसे कंसिक्वेंसेज हैं, यानी अगर लोधा रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट होते हैं तो ये कंसिक्वेंसेज होंगे कि एक बॉडी गठित की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और देखिए, अब बीसीसीआई ने ऐसा दर्शाया कि वो अपने स्टेट लेवल के जो एफिलिएट्स हैं, जैसे कि अब महाराष्ट्र एसोसिएशन, हरियाणा एसोसिएशन, इनको फोर्स नहीं कर सकता न्यू नॉर्म्स अपनाने के लिए, जो कि गलत है। बीसीसीआई असल में उनको यू कैन से दैट इम्पोज कर सकता है रिफॉर्म्स उन पर, यानी सुप्रीम कोर्ट बीसीसीआई पर कर रहा है और बीसीसीआई के हक में है, जुरिस्डिक्शन में है कि वो ये रिफॉर्म्स जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सुझाए हैं, लोधा कमेटी ने सुझाए हैं, वो इनकी स्टेट एसोसिएशन पर इन्फोर्स करवा सके। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, हम इन्फोर्स नहीं कर सकते। तो एक तरह का झूठ ये बीसीसीआई का है। और ऊपर से देखिए कंक्लूजन क्या निकलता है। कंक्लूजन तो साफ साफ यह निकलता है कि बीसीसीआई को एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन छोड़ देनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट से, और जो ये रिफॉर्म्स आए थे उनको मान लेना चाहिए था। और देखिए, बीसीसीआई की जो रेपुटेशन है, अब इससे हुआ क्या है, बीसीसीआई की जो रेपुटेशन अब बहुत ज़्यादा बिगड़ी है। इसलिए नहीं क्योंकि वो एक अच्छे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, इसलिए उनकी रेपुटेशन बिगड़ी है क्योंकि उन्होंने एक ट्रांसपेरेंसी अपनाने से मना कर दिया है अपनी कार्यप्रणाली के अंदर, अपनी इंटरनल वर्किंग के अंदर में। तो अब देखिए, अब एक अगर मिस्टर अनुराग ठाकुर अभी भी एपोलॉजी करते हैं और बीसीसीआई पूरे तहे दिल से इस लोधा कमेटी के रिफॉर्म्स को अपनाता है, तो भी कोई देर नहीं हुई है। इट इज़ द ओनली सोल्यूशन नाउ विच कैन टेक प्लेस। तो ये सारा का सारा आर्टिकल था। अब थोड़ा ये देख लेते हैं बीसीसीआई के इश्यूज़ क्या क्या हैं, वही इशू जो हमने अभी डिस्कस किए। देखिए,
बीसीसीआई साफ साफ कहती है कि हम एक प्राइवेट बॉडी हैं, हम एक गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, इसलिए हमारे ऊपर आरटीआई नहीं हो सकता और गवर्नमेंट हमारे अंदर में दखल नहीं कर सकती। और जो अभी सुप्रीम कोर्ट कर रही है वो एक जुडिशियल ओवररीच है, यानी जुडिशरी अपनी ओवर जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रही है और यह एक अगेंस्ट डेमोक्रेसी है। यानी देखिए, प्राइवेट जो बॉडी होती है वो कुछ भी कर सकती है, सरकार उसके अंदर दखल नहीं करेगी। बस ये होना चाहिए कि वो एक कानून का पालन करे, यानी एक क्रिमिनल एक्टिविटीज ना टेक्स प्लेस करें वहाँ पर जो बॉडी के अंदर में है। तो ये कह रहे हैं कि देखिए, हमारी एक प्राइवेट बॉडी है, जो भी है हमारे अंदर है, आप हमारे बीच में क्यों दखल कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि आपको तमाम तरह की टैक्स एग्जेम्पशंस मिलती हैं गवर्नमेंट से और आपके बीच में देखिए करप्शन है, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, हमारे फ्लैग का यूज करते हो, तो कैसे आप एक प्राइवेट बॉडी हो। तो यही पूरा आर्टिकल था। अब देखिए, साफ साफ जो हमने अभी डिस्कस किया बहुत सारी चीज़ें थी, ये तो काफ़ी माइन्यूट डिटेल्स होगी, तो इस पे क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा कि अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, इसने क्या कहा। ये तो सिर्फ एक आर्टिकल था डिस्कस करने के लिए, आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए। मेन या तो क्वेश्चन बीसीसीआई पे आ सकता है साफ साफ, क्या बीसीसीआई और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो चल रहा है वो आपके नज़रिए से सही है, गलत है। या फिर एक जनरल क्वेश्चन बनता है कि हमारे स्पोर्ट्स के बीच में क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो देखिए, इश्यूज़ तो यही हो सकते हैं कि सारे के सारे जो हमारे स्पोर्ट्स हैं उसमें क्रिकेट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, बाकी जो गेम्स हैं वो उन पर कम फोकस किया जाता है। उसका नतीजा यह होता है कि ओलंपिक में हम मेडल नहीं जीत पाते। हमारे स्पोर्ट्स बॉडीज़ के अंदर में और स्पोर्ट्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर में करप्शन, स्कैम्स, ये सब मिलते हैं। आपने देखा होगा CWG स्कैम, जब भी कोई स्टेडियम बनता है तो स्कैम, DDCA में भी काफ़ी एलिगेशंस निकल कर सामने आए। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्पोर्ट्स के अंदर में हमारा। देखिए, और दूसरे देशों में स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी सुविधाएं उनको प्रोवाइड की जाती हैं, अच्छे जो इक्विपमेंट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन हमारे देश में थोड़ा सा ये लैक करता है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं प्रोवाइड कर पाते। हर एक स्पोर्ट्स बॉडी का हमारे अंदर ना पोलिटिसाइजेशन है। जो इनकी टॉप पोस्ट हैं, जैसे आप कोई भी देख लीजिए, टेनिस एसोसिएशन या फिर बैडमिंटन एसोसिएशन, सबके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो या तो पॉलिटिशियन मिलेंगे या फिर ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे। तो इनका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है स्पोर्ट्स बॉडीज़ के अंदर में, तो ये ऑटोनॉमी बहुत कम है, अच्छे से इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पाते ये। और इलॉजिकल सिलेक्शन क्राइटेरिया, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद बहुत ज़्यादा सिलेक्शन क्राइटेरिया में है। नर्सिंग, और आपने वो केस याद ही होगा आपको, नर्सिंग और सुशील कुमार का केस था रेसलिंग में, कैसे पूरी अपने भारत ने ये केस देखा, कैसे कैसे कौन किसको ले जाया जाएगा। तो एक बढ़िया क्राइटेरिया है नहीं। और देखिए, हमारे देश में क्या है, विलेजेस में, गाँव में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस टैलेंट को मेन स्ट्रीम तक ले जाना ताकि वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकें, जो ये चैनल है वो बहुत वीक है। बहुत सारा टैलेंट है हमारे देश में गाँव के अंदर में, और लेकिन वो टैलेंट आगे नहीं आ पाता, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती और एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ उनका टैलेंट रिकॉग्नाइज हो सके, जहाँ उनका टैलेंट और ज़्यादा फल फूल सके। और एटीट्यूड कैसा है हमारा स्पोर्ट्स के प्रति, देखिए हमारा अभी भी स्पोर्ट्स के प्रति एटीट्यूड सिर्फ इमेच्योर गेम का है। भाई स्पोर्ट्स तो सिर्फ टाइम पास के लिए होता है, ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। और दूसरे देशों में स्पोर्ट्स को टाइम पास के लिए नहीं लिया जाता, स्पोर्ट्स एक प्रोफेशन है, मतलब बाकायदा ऐसे छोटे खिलाड़ी होते हैं, उनको भी एक सैलरी मिलती है, सब कुछ मिलता है। धीरे धीरे हमारे देश में भी सुधार हो रहा है और देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखिए, पिछले दिनों ये कैसे सुधार हुआ। पिछले दिनों जो हमारी गवर्नमेंट है, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक टास्क फोर्स का गठन किया। जब हम ओलंपिक में हमें सिर्फ 2 मेडल जीते हमने, एक जीता PV सिंधु ने और दूसरा साक्षी मलिक ने जीता। तो देखिए, पूरे देश में एक यू कैन से एक मायूसी छाई गई थी। 125 करोड़ का देश और सिर्फ 2 मेडल, तो ये तो देखिए काफ़ी निराशाजनक था। तो उसके बाद में हमारे PM मोदी ने एक टास्क फोर्स का गठन किया, और उस टास्क फोर्स क्या होगा, देखिए सारे कुछ डिसाइड करेगा, सारी स्ट्रेटेजी डिसाइड करेगा, कैसे हमें फैसिलिटी दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए। और टास्क फोर्स 3 तरह की होएगी, एक तो आने वाले ओलंपिक में यानी 2020 में जो ओलंपिक होएगा उसके लिए, फिर 24 के लिए, 28 के लिए, यानी 3 जो प्लान्स हैं वो ये देंगे टास्क फोर्स। और दूसरा है, आप ये लोधा कमेटी भी दे सकते हो, लोधा कमेटी के जो रिफॉर्म्स आए हैं, तो और भी तमाम तरह के रिफॉर्म्स दिए हैं। फिलहाल देखिए यही है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये मेंस में आपके लिए क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इश्यूज, कौन कौन से इशू इन्वॉल्व है हमारी इंडियन स्पोर्ट्स में, और कुछ ऐसे सजेशन दीजिए उन इश्यूज को दूर करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए। और दूसरा ये है, जो फेडरल बैंक की पॉलिसीज है, अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक ऑफ USA, उसका नाम है फेडरल बैंक। तो ये फेडरल बैंक की पॉलिसीज इंडिया पर कैसे इफेक्ट डालती हैं, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। एक बेसिक फंडा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फंडा ये है। देखिए होता क्या है, यूएस के पास में, यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है, ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है। यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है, तो यूएस के पास में काफ़ी पैसा है, तो कैश रिच्ड कंट्री आप इसे कह सकते हैं। हालांकि चाइना के पास में और भी पैसा है फिलहाल के देश में, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है चाइना। तो यूएस के पास में ज़्यादा पैसा है, तो देखिए वहाँ के लोगों के पास में ज़्यादा पैसा है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा डबल करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा यानी ट्रिपल फोर्थ, जितना भी वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करने की सोचते हैं।
तो कई बार ऐसा होता है कि उनको ऐसा लगता है कि जो इंडिया जैसी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, अगर हम वहाँ पैसा लगाएं, यानी अमेरिका के जो अमीर लोग वो ये सोचते हैं कि इंडिया जैसी इमर्जिंग कंट्रीज में पैसा लगाएं तो हमारे को ज़्यादा फायदा होगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, एफडीआई, यानी एफडीआई आती है हमारे देश के अंदर में, और जैसे अमेजन होगी, तो ये सिंपल सा फंड है। अमेरिका के पास में पैसा ज़्यादा है, इसलिए वहाँ के अमीर लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की सोचते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वो हमारी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं एफआईआई के रूप में, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके रूप में, और वैसे भी एफडीआई के रूप में, यानी एफडीआई और एफआईआई दो रूप में वो पैसा लगाते हैं हमारे इंडिया के अंदर में। ठीक है, अब देखिए कैसे इसका इफेक्ट होता है। थोड़ा टाइमलाइन डिस्कस करते हैं तो आपको और ज़्यादा फंडा इसका क्लियर होएगा। हुआ क्या, 2008 में एक रिसेशन आया यूरोप के अंदर में, जिसका इफेक्ट अमेरिका पे पड़ा, अमेरिका की इकोनॉमी भी डाउन हुई। तो फेडरल बैंक जो कि आरबीआई की तरह है, उन्होंने क्या किया, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जैसे हमारे इंडिया के अंदर सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो है, और रेपो रेट है। रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो आपको पता ही होगा। रेपो रेट यानी जिस रेट पर बैंक ब्याज ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं वहाँ की फेडरल बैंक से। हमारे देखो आरबीआई से अगर हमारे बैंकों की बात की जाए, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक हैं, तो जिस रेट पर हमारे बैंक लोन ले सकते हैं आरबीआई से, उस रेट को कहते हैं रेपो रेट। तो ऐसी ही पॉलिसी वहाँ अमेरिका के अंदर भी है। जिस लोन पर ले सकते हैं, जिस रेट पर वहाँ के बैंक लोन ले सकते हैं वहाँ के फेडरल बैंक से, तो उनको कुछ टर्म होगा, या तो रेपो रेट ही होगा या फिर कुछ और भी हो सकता है, जो भी है। कहने का मतलब समझिए आप, कहने का मतलब ये है कि 2008 का रिसेशन जब आया तो वहाँ के फेडरल बैंक ने क्या किया, अपनी पॉलिसीज़ को ईज डाउन कर दिया। मतलब उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ ऐसी अपनाई कि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में आ जाए, और जो वहाँ की इकोनॉमी है रिसेशन में वो स्टिमुलेट हो जाए। ऐसा उन्होंने क्यों किया, ज़्यादा पैसा उतारने का फ़ायदा क्या होता है रिसेशन के दौरान में। देखिए रिसेशन के दौरान में क्या होता है, डिमांड कम हो जाती है, यानी रिसेशन है, लोगों की जॉब्स चली गई, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई बहुत ज़्यादा, तो लोगों के पास पैसा नहीं है। तो अब देखिए सरकार या फिर वहाँ का फेडरल बैंक क्या करता है, ज़्यादा पैसा मार्केट में उतार देगा। यानी सरकार क्या करेगी, कम रेट पर बहुत सस्ता ब्याज लोगों को देना स्टार्ट कर देगी। अगर लोगों के पास में ऑलमोस्ट फ्री जैसा पैसा आना उपलब्ध हो जाए तो क्या होगा, डिमांड फिर से आ जाएगी, यानी वो ज़्यादा पैसा लोगों के पास में आएगा तो ज़्यादा चीज़ें वो खरीद सकेंगे मार्केट से। तो इसीलिए मोर मनी, अगर मार्केट में ज़्यादा मनी आती है तो इसका इफेक्ट ये होता है कि इकोनॉमी स्टिमुलेट कर जाती है, डिमांड फिर से पैदा हो जाती है, लोगों के पास पैसा आता है तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है। आज आपके पास पैसा आएगा तो आप क्या करेंगे, एप्पल का मोबाइल फ़ोन खरीदेंगे। तो ऐसा ही होता है। इसीलिए सरकार क्या करती है, जब भी रिसेशन जैसी कोई चीज़ उन्हें दिखाई देती है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट के अंदर में उतारने की कोशिश करते हैं। अब देखिए अब क्या हुआ, अब जबकि 2008 में अमेरिका में रिसेशन आया तो वहाँ की फेडरल बैंक और सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उतार दिया मार्केट के अंदर में। तो इसका इंडिया पे क्या फ़र्क पड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अब उनके पास में देखिए पैसा आना स्टार्ट हो गया वहाँ के लोगों के पास में, या फिर जो वहाँ के जो कंपनीज हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास में। तो उनका तो देखिए जैसा हमने अभी डिस्कस किया, उनका तो फंडा यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे से पैसा बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने देखा कि यार रिसेशन के टाइम में भी इंडिया जैसी इकोनॉमी तो तेज़ी से ग्रो कर रही है और काफ़ी इमर्जिंग है, आने वाले टाइम में इनका स्कोप बहुत ज़्यादा है, अगर हम यहाँ पैसा लगाते हैं तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। तो दोबारा से बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो जब वहाँ की सरकार ने पैसा उतारा मार्केट के अंदर में, तो उन्होंने ये सोचा कि देखिए कुछ लोगों ने सोचा कि हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने से मतलब है, इसलिए हम इंडिया जैसी इकोनॉमी जो कि रिसेशन में भी अच्छे से ग्रो कर रही हैं, तो यहाँ पैसा लगाएंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, रिसेशन के दौरान में और उसके बाद में 2010 में जब फेडरल बैंक ने अपनी पॉलिसीज ईज डाउन करी, यानी लोन फ्रेंडली करी कि लोगों को आसानी से लोन मिल जाए, तो लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंडिया में लगाना स्टार्ट कर दिया और इंडिया में एफडीआई ज़्यादा आनी स्टार्ट हो गई और इंडिया को फायदा होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखिए एफडीआई आती है तो इंडिया अलग से इसके एडवांटेज होते हैं, क्योंकि देखिए एफडीआई टेक्नोलॉजी लाती है, पैसा लाती है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो सकता है। वो बात अलग है, इसके नुकसान भी होते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल फायदे की टर्म में हम इसे देख रहे हैं। और इससे क्या हुआ, देखिए हम खुश, हमारी तो बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि हमारे पास तो ज़्यादा पैसा आ रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, हम उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं अपने अनुसार हमारी इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए। अब क्या हुआ है, अब यू टर्न आता है अब, और पिछले 2-3 साल से ये आया हुआ है। अब वो कहते हैं कि देखिए हमारी इकोनॉमी ठीक ठाक काम कर रही है, यानी बहुत सारा पैसा हमारे देश में जब आ चुका था, यानी शेयर मार्केट में भी बहुत सारी एफआईआईज इंडिया के अंदर में है, तो अब वहाँ का जो बैंक है, फेडरल बैंक है, वो कहता है कि हमारी इकोनॉमी अब ठीक हो गई है और हमारे देश के अंदर अब रिसेशन नहीं है। तो अब करेंगे क्या वो, अब वो ऐसी पॉलिसीज अपनाएंगे कि लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर वो क्या करते हैं, लोन की रेट बढ़ा देते हैं। यानी देखिए एक तो आपको लोन 10% पर मिलता है अभी फिलहाल, अगर इसको 50% पर कर दें,
हालांकि काफ़ी वैसा सा एग्जाम्पल है, लोन कभी 50% पर मिलता नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा कम होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर वो कुछ ऐसा करें कि वो वहाँ के जो बैंक्स हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे दे, यानी सेविंग अकाउंट पर। अभी देखिए अगर वो ऐसा रूल अपना ले कि अभी तो देखिए वहाँ अमेरिका में अगर कोई भी बंदा वहाँ के बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराता है, यानी 1 लाख जमा कराता है, तो उसको पैसा मिलता है 4,000, यानी 4% के रेट पे 4,000 मिलता है। लेकिन अब वो इसको जो वहाँ पे सेविंग अकाउंट पर जो ब्याज दर मिलता है कस्टमर्स को, उसको बढ़ाकर ये 15-16% कर दें। यानी अगर वहाँ के लोग अमेरिका के बैंक्स में पैसा जमा कराते हैं तो उनको ज़्यादा फायदा होगा। तो इससे होगा क्या, तो उनको देखिए इतना सारा फायदा तो वहीं मिल रहा है अमेरिका के अंदर में, तो उनको क्या जरूरत है इंडिया जैसे कंट्रीज में इन्वेस्ट करने की। तो कहने का मतलब यह है कि अब इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट पहले से आई हुई है या फिर जो आ रही है वो कम होगी, क्योंकि देखिए उनको जो वहाँ के लोग हैं उनको अच्छा फायदा अमेरिका के अंदर जब मिल रहा है तो वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट क्यों करेंगे। तो ये सारा का सारा रीजन है, वहाँ की इकोनॉमी अच्छी हो रही है यानी इंडिया पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो यह चक्कर था सारा का सारा फेडरल का चक्कर, कैसे फेडरल बैंक की जो वहाँ की पॉलिसीज हैं हमारी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है और प्रीलिम में इस पर क्वेश्चन भी आता है कई बारी कि कैसे वहाँ के डॉलर अगर बढ़ रहा है घट रहा है, तो उससे भी रिलेटेड है। अब वो देखते हैं कैसे, ये हमने डिस्कस कर लिया, हमारे लिए लॉस का सौदा होगा। उसके बाद में क्या होता है, अब इस आर्टिकल में है क्या, इस आर्टिकल में देखिए पहले तो ये बता रहे हैं कि जो यूएस की इकोनॉमी है कैसे परफॉर्म कर रही है, और कैसे वो देखिए कैसे परफॉर्म कर रही है वो तो हमने अभी डिस्कस किया कि अच्छी परफॉर्म कर रही है और इसका असर हम पे बुरा होगा। और देखिए दूसरी बात यह है कि वो काफ़ी सारा डेटा देते हैं कि 10% से ग्रो कर रही है, 2% से ग्रो कर रही है। डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी इकोनॉमी का डेटा हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है इस पर, इंडिया का पर्सपेक्टिव एक ये भी है, उनकी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर रही है तो डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं, तो डॉलर मजबूत हो रहा है रुपये के मुकाबले में, यानी रुपये की जो मांग है वो कम है, डॉलर की मांग है वो ज़्यादा है, इसीलिए डॉलर का रेट बढ़ रहा है, यानी डिमांड एंड सप्लाई रूल आपको पता ही होगा। तो लेटेस्ट जो डेटा है वो ये शो करता है कि डॉलर के बढ़ने से जो हमारा इंपोर्ट की कॉस्ट है, देखिए हम इंपोर्ट कैसे करते हैं, जब हम बाहर के देशों से इंपोर्ट करते हैं तो हमें डॉलर देना पड़ता है, लेकिन अगर डॉलर के रेट ज़्यादा होंगे, अगर $1 की कीमत बढ़ गई यानी 70 के आसपास पहुंच गई, 71 हो गई, तो हमें ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए डॉलर के रेट बढ़ने से यानी डॉलर ज़्यादा मजबूत हुआ है और रुपया कमज़ोर हुआ है, इससे जो हमारी इंपोर्ट की कॉस्ट है वो बढ़ गई है। और दूसरा देखिए अमेरिका के जो यूएस इकोनॉमी जो आउटलुक है वो अच्छा हुआ है, तो इससे क्या हुआ है, उसका एक फ़ायदा ये भी हो सकता है कि देखिए जो हमारा इंडियन का एक्सपोर्ट है वो भी हमें फ़ायदा हो सकता है। अब देखिए काफ़ी सारा एक्सपोर्ट हम इंडिया को आईटी सेक्टर में करते हैं, तो आईटी सेक्टर में हमारा काफ़ी एक्सपोर्ट अमेरिका को करते हैं, तो हमें वहाँ से डॉलर में फ़ायदा होगा, तो वो हमारे लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है। मतलब कहीं धूप कहीं छाया, कहीं नुकसान हो रहा है तो कहीं फ़ायदा भी हमें हो रहा है। और यूएस के देखिए अब बात क्या निकलती है, जो यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं जो ट्रंप हैं, उन्होंने काफ़ी तरह की रिटोरिक करी है। उन्होंने कहा कि मैं जॉब्स वापस लाऊंगा अमेरिका के अंदर और अमेरिका को जॉब्स प्रोवाइड करूंगा। तो देखिए तो इससे क्या होगा, जो हमारी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे उनको वीज़ा मिलने में परेशानी होगी। और अगर ट्रंप प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाते हैं, यानी कुछ ऐसी पॉलिसीज अपनाते हैं कि जिससे उनकी कंपनीज को फायदा होगा और हमारी कंपनीज जैसे टीसीएस और इन्फोसिस जिनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं अमेरिका के अंदर में, उसको नुकसान होगा। लेकिन फिलहाल तो देखिए मूवमेंट के लिए हमें ऑप्टिमिज्म इस बात से रखना चाहिए कि जो अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ रही है कम से कम वो हमारी इकोनॉमी भी उससे अलाइन हो जाए, और हमें वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी और हमें ध्यानपूर्वक इस बात को देखना होगा कि कैसे अमेरिका की जो पॉलिसी है वो आगे जा रही है, और हमें को अपनी पॉलिसी को भी उसी हिसाब से आगे ले जाना होगा। तो ये कंक्लूजन है। तो प्रीलिम का एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है आपके लिए, ऑप्शन नहीं है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और घुमा फिरा के यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है कि अगर देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है तो उसका इन्फ्लेशन पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये काफ़ी ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो आप इसको आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने का हमारी इन्फ्लेशन यानी महंगाई पर क्या फ़र्क पड़ता है। अगला आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल अगला जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसे डिस्कस कर रहे हैं जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने क्या दर्शाया, डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने अमेरिका के अंदर दर्शाया कि जो अमेरिका की जो एजुकेशन सिस्टम है कहीं ना कहीं देखिए वो चरमरा गया है, क्योंकि कहते ही हैं कि अमेरिका के जो लोग हैं काफ़ी लिटरेट हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, और फिर भी उन्होंने देखिए डोनाल्ड ट्रंप को जिताया। डोनाल्ड ट्रंप में तमाम तरह की खामियां थी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इससे तो यही पता लगता है कि वहाँ के लोग लिटरेसी तो है लेकिन वहाँ की जो एजुकेशन है, वहाँ की जो डेमोक्रेसी है उसमें किसी न किसी तरह की कमी है। और देखिए लोग कहते हैं कि अमेरिका का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, यही रीज़न है कि
तमाम देशों से लोग, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो जैसे अदर कंट्रीज हो, जापान, साउथ कोरिया, सभी देशों से लोग पढ़ने जाते हैं यूएस के अंदर में, क्योंकि सभी लोग ये कहते हैं कि अमेरिका का जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं काफ़ी अच्छी हैं। और यह भी एक इंप्रेशन बना हुआ है कि जो अमेरिका है वो प्रोवाइड करता है इक्वल एक्सेस प्रोवाइड करता है सभी को, यानी किसी तरह का मतभेद वो नहीं करता, और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है सबको आगे जाने के लिए और एक्सीलेंस लेने के लिए। लेकिन देखिए, कम से कम जो अमेरिका में अभी डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है, उनसे तो जो ये इंप्रेशंस हैं, जैसे इक्वल जो एक्सेस प्रोवाइड करता है, इन इंप्रेशंस को धक्का पहुंचा है। इट इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट दैट अमेरिका स्टिल हैज़ दोज काइंड ऑफ पॉलिसीज विच प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एवरीवन। इस तरह का जो है वो पॉइंट है। अगला देखिए, ये थोड़ा ट्रम्प के टेम्परामेंट के बारे में बताते हैं फिर। मतलब ट्रम्प का टेम्परामेंट ऐसा था, फिर भी ट्रम्प जीत गए। ये कहते हैं कि देखिए, आप तीनों की तीनों प्रेसिडेंशियल डिबेट्स देख लीजिए, और ट्रम्प में आपको साफ साफ दिख जाएगा कि ना तो उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनमें दम है, एक मस्कुलिनिटी यानी जो एक पैट्रियार्की टाइप की चीज़ें वो शो करते हैं, और सेंसिबिलिटी भी नहीं है उनके आर्ग्यूमेंट्स में, लैक ऑफ सेंसिबिलिटी है। जैसे कि वो कहते हैं कि मैं एक दीवार खड़ी कर दूंगा, एक मुसलमानों के लिए दीवार खड़ी कर दूंगा, मुसलमानों को जो है रेडिकल मुस्लिम्स को हमारे देश के अंदर नहीं आने दूंगा, मैक्सिको यानी लैटिन अमेरिका के लोगों को हमारे देश में नहीं आने दूंगा। इस तरह की बातें तो देखिए अमेरिका की जो वैल्यूज़ हैं उन्हीं के खिलाफ हैं। आपने देखा अमेरिकन रेवोल्यूशन आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकलता है कि जो अमेरिका के यूएस की जो वैल्यूज़ थी उनमें तो यही थी कि सभी धर्मों के, यानी सभी धर्मों के, सभी एथनिसिटीज़ के, सभी देशों के लोग यहाँ पर आएँ, और उनका एम सिर्फ, एकमात्र एम सिर्फ यह होना चाहिए कि प्रोस्पेरिटी की ओर वो आगे जाएं। यानी वो ना तो किसी धर्म के नाम पर या किसी एथनिसिटी के नाम पर किसी से भेदभाव करेंगे। लेकिन आज वो अमेरिका की जो वैल्यूज़ हैं वो खतरे में हैं। ट्रम्प की जो विक्ट्री है वो यही शो करती है। और जो देखिए, अमेरिका जो एक सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी और प्रोग्रेस माना जाता था, उससे देखिए अब क्या डोनाल्ड ट्रंप जो ये शपथ लेंगे उसका क्या फ़र्क होगा इन पे? डेफिनेटली होगा, और जो अमेरिका की वैल्यूज़ हैं वो डाइल्यूट होंगी। और आगे जो ट्रंप पॉलिसीज अपनाती हैं अपने प्रेसिडेंशियल के प्लान, कैसी वो पॉलिसीज अपनाते हैं यह भी देखना बाकी है कि कैसे अमेरिका की डेमोक्रेसी आगे जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या होता है, देखिए अगला ये है कि जो मिस्टर ट्रंप की कैंडिडेचर है और जो उनकी विक्ट्री है वो यह शो करती है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है वहाँ की डेमोक्रेसी के अंदर में और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के अंदर में, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। तो यह क्वेश्चन स्पेशली हमारे लिए, अब क्वेश्चन यह उठता है कि ये इंडिया के लिए क्यों रेलेवेंट है। और देखिए, हमारे लिए इसलिए रेलेवेंट है, यूएस के लिए तो रेलेवेंट है ही है, स्पेशली यूएस के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि हमारे लिए भी इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि हम भी एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहां हमारी सारी की सारी जो पॉलिसी है या फिर पॉलिटी है कहीं ना कहीं यूएस से प्रभावित है, यूएस के आइडिया से प्रभावित है। और हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने यूएस से बोरो किए हैं। कहीं ना कहीं हम साफ तौर पर, निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि यूएस की पॉलिसीज़ की छाप हमारी पॉलिसीज़ पर भी देखने को मिलती है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देख लीजिए, 1978 में एक केस सामने आया मेनका गांधी वाला, जहाँ जुडिशरी ने ऐसा कहा कि हमारे देश में ना सिर्फ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है जो हमने यूके से लिया है, बल्कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी है। तो आपको पता है ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ क्या होता है? तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, खाली पेज ढूंढना पड़ेगा इसके लिए, एक सेकेंड, ये रहा। तो ये देख लीजिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है और ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। देखिए यहाँ पे देखिए, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ये हमने लिया था यूके से, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने लिया था, ये लिया था यूएस से। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ये होता है कि गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसीज अपनाए, कोई भी अमेंडमेंट कर दे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, तो जुडिशरी सिर्फ यह देखेगी, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा कंसेप्ट है, जुडिशरी सिर्फ यह देखेगी जो अमेंडमेंट पास की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में या फिर जो भी लॉ पास किया गया है वो प्रॉपर तरीके से पास किया गया है कि नहीं किया गया है। यानी हमारे देश में देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम कैसे कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम 2/3 मेजोरिटी से कर सकते हैं, नहीं हो तो जॉइंट सीटिंग होती है, काफ़ी प्रोसीजर है। अगर कोई भी लॉ पास करना है, ऑर्डिनरी बिल है तो सिंपल मेजोरिटी काम करती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है तो स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए, और कुछ ऐसा चेंज करना तो कई बार ऐसे केसेस भी हैं जिसमें 50% स्टेट का भी कंसेंट चाहिए। तो देखिए, यह होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी सरकार जो है कोई भी कानून पास कर सकती है, लेकिन उसमें सिर्फ यह देखना बाकी है कि वो जुडिशरी सिर्फ यह देखेगी कि वो जो लॉ पास किया गया है प्रॉपर तरीके से पास किया गया है कि नहीं पास किया गया है। वो लॉ के बारे में कुछ नहीं देखती, यानी जो कानून पास किया गया है वो अच्छा है गलत है, वो सिर्फ तरीका देखती हैं। लेकिन जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है जो यूएस के अंदर में है, जो 1978 से मेनका गांधी केस से हमारे इंडिया के अंदर भी आया, इसमें जुडिशरी सब कुछ देखती है। इसमें वो तरीका भी देखती है और यह भी देखती है कि जो लॉ कानून जनता ने, सरकार ने पास किया है उसमें दम है कि नहीं है, सब्सटेंस है कि नहीं है। अब इसी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का यूज़ करते हुए क्या हुआ, एनजेईसी यानी एनजेईसी वो निरस्त कर दिया,
जुडिशरी ने कहा ये अच्छा नहीं है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के खिलाफ है, और इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का भी कंसेप्ट है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है। तो कहने का मतलब ये है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में वो यह भी देखते हैं कि कानून अच्छा है या गंदा है, और इसमें सिर्फ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ में सिर्फ तरीका देखते हैं। तो ये थोड़ा सा फंडा था, इंपॉर्टेंट है, वैसे पूछ लेते हैं कई बारी। अब देखिए 2 बुक्स का एग्जाम्पल देते हैं वो आगे जाते हुए, कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं। वो कहते हैं कि 2 बुक्स आई, एक डेवे की बुक आई और 2 बुक्स आई, एक 20वीं शताब्दी के शुरुआत में आई, एक 20वीं शताब्दी के अंत में आई, जिन्होंने काफ़ी छाप छोड़ी अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम पर, और अमेरिका का एजुकेशन जो सिस्टम इन बुक से प्रभावित है। पहली जो बुक है डेवे की, इन्होंने कहा कि देखिए जो एजुकेशन का एक्सपीरियंस जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक कि जो वहाँ के सोशल गोल्स हैं वो डिबेट नहीं किए जाएंगे, और जो वो डिसाइड नहीं किए जाएंगे सोशल ग्रुप्स के द्वारा में। यानी जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ डेमोक्रेसी सरकार के बीच में नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेसी वे ऑफ लिविंग लाइफ में भी होनी चाहिए। यानी डेमोक्रेसी प्रजातंत्र सिर्फ सरकार के अंदर नहीं, प्रजातंत्र हमारे फैमिली के अंदर भी होना चाहिए, प्रजातंत्र हमारे मोहल्ले में भी होना चाहिए, प्रजातंत्र हमारी सोसाइटी में भी होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी मस्ट बी ए वे ऑफ लिविंग द लाइफ। अब देखिए यही कहते हैं, वही बात कहते हैं कि एक अभी क्या है, गैप है। डेवे कहते हैं कि अभी सोशल ग्रुप्स के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप है और आपस में वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं। और देखिए जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए जो सिटीजन्स को इनेबल करे कि वो इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी जो इंडिविजुअल स्वतंत्रता, तो अपने आप से वो डिसीजन ले सकें, ऐसे तो होना ही चाहिए। और दूसरा वो एक कोलेक्टिव यानी सोसाइटी के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर सकें और कोलेक्टिव एफिशिएंसी आए, एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए, ऐसी बात ये करते हैं। लेकिन देखिए ट्रंप की जीत से ऐसा दर्शाया गया कि ऐसा नहीं है। ट्रंप की जीत ने ऐसा दर्शाया कि जो वहाँ का देश है वो डिवाइडेड है, इंटरनल डिवीजन्स हैं, ब्लैक और वाइट के बीच में डिवीजन्स हैं, और फैक्शंस एंड लॉबीज हैं, और जैसे अमीर और गरीब के बीच की खाई भी अमेरिका में बढ़ती जा रही है। गन लॉज के बीच में भी डिस्प्यूट है। ओबामा गन लॉज को हटाने की बात कर रहे थे जो कि वाइट्स को फेवर करता है, ट्रंप इसको हटाने की बात नहीं कर रहे, और ट्रंप कहता है कि गन लॉ होना चाहिए। यानी वहाँ देखिए अमेरिका में, हमारे देश में तो बैन है, वहाँ कोई भी हथियार यानी बंदूक वगैरह खरीद सकता है अपनी सिक्योरिटी के लिए, ऐसा कानून है अमेरिका के अंदर, इसीलिए वहाँ पे वायलेंस काफ़ी बार ज़्यादा होता है। तो कई बार आप देखते होंगे मास शूटिंग जैसी खबरें निकल कर सामने आती हैं अमेरिका से। अब देखिए दूसरी जो बुक है, दूसरी बुक जो है ब्लोम ने लिखी थी, ये हायर एजुकेशन की जो फॉल्ट लाइन्स है उनको दर्शाते हैं। ये कहते हैं कि देखिए हायर एजुकेशन है वो अमेरिका में अच्छी नहीं है, और हायर एजुकेशन वो मटेरियल गोल्स, यानी देखिए हायर एजुकेशन वहाँ पे अमेरिका में अभी ऐसी है जहाँ सिर्फ मटेरियल गोल्स को प्रायोरिटी दी जाती है कि बस एक नौकरी मिल जाए, पैसा कमा लें, और एक एथिकल जो एंगल है वो मिसिंग है हायर एजुकेशन में। और बस ऐसा ये पॉइंट बताते हैं। और अब देखिए सारे आर्टिकल की इंडिया के लिए क्या इंप्लीकेशंस हैं। इंडिया के लिए इंप्लीकेशंस ऐसी हैं, पहले तो इसे ट्रंप से लिंक कीजिए। जो ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी है अब क्या होगा, वो एक प्रेडिक्टेबल डायरेक्शन से मूव करेगी। यानी अब ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि ट्रंप कैसे बिहेव करेंगे। ट्रंप ऐसी पॉलिसीज अपनाएंगे जिससे कि और ज़्यादा सेग्रीगेशन आएगा, यानी जब वहाँ पे ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच की जो खाई है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, ब्लैक्स से डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, और प्राइवेट स्कूलिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। और देखिए जो करिकुलम है वहाँ का उसको मिसयूज किया जाएगा, जो हेट्रेड और बायोगेट्री है उसको लेजिटिमेट करने के लिए। और बाद में ये कहते हैं कि जो डार्विन का, देखिए ट्रंप जो है डार्विन का सर्वाइवल प्रिंसिपल पे काम करते हैं। जो डार्विन का सर्वाइवल प्रिंसिपल है वो हमने कल परसों भी डिस्कस किया था एलोपो के आर्टिकल में। डार्विन का सर्वाइवल प्रिंसिपल ये कहता है कि जो सबसे मजबूत है, यानी सर्वाइवल फिट करेगा, जो सबसे मजबूत है वो सर्वाइव करेगा, जो कमज़ोर है वो वाल की तरफ जाएगा, कमज़ोर का पतन निश्चित है। तो ट्रंप का जो प्रिंसिपल है वो इसी पर बिलीव करता है, यानी जो वहाँ के ब्लैक्स हैं वो अपने आप वाल की तरफ जाएं, दीवार की तरफ जाएं, और जो वहाँ के जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं यानी वाइट्स मान लीजिए वो आगे जाएं, यानी ज़्यादा जॉब्स उनको मिले। इस तरह की जो साइकोलॉजी है या फिर इस तरह की पॉलिसीज़ हैं ऐसी हो सकती हैं आने वाले टाइम में ट्रंप की, ऐसा जो आर्टिकल जिन्होंने लिखा है वो कहते हैं। अब देखिए बात वही है, इंडिया के लिए क्या इंप्लीकेशंस हैं। सेम बात कि हमने अमेरिका से काफ़ी कुछ सीखा है। हमारी डेमोक्रेसी है वो बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। देखिए वैसे हमारी जो डेमोक्रेसी है बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, और अमेरिका की है सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, और हमने काफ़ी कुछ अमेरिका से सीखा है। और जैसा मैंने पहले कहा कि हमारी पॉलिसीज़ पर कहीं ना कहीं अमेरिका की छाप देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन यही, लास्ट में कंक्लूजन में यही कहते हैं कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी, जो हायर लर्निंग है वो भी देखिए वहाँ की जो प्रैक्टिसेस हैं और आइडियाज़ हैं वो भी अमेरिका से ट्रांसप्लांटेड हैं। और कहीं ना कहीं हमें जो ट्रंप का ईरा स्टार्ट हो गया और ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं उसको ध्यान से देखना होगा, और एक वही सेम बात वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी होगी, और एक केयरफुल रवैया हमें अपनाना होगा। तो बस आज के आर्टिकल्स में बस इतना ही। और दोबारा से कहता हूँ फिर भी, जो पीडीएफ आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं, पीडीएफ आप 2 लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा इसका। एक तो onlyis.com पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आपको अपनी ईमेल जो आईडी है वहाँ पर ये मिल जाएगा, इनबॉक्स में आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरा जो है फेसबुक पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो
थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। उनको हाथों हाथ लेता है पब्लिसिटी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को भी हाथों हाथ लिया और लोगों की, ताकि ये जो बीसीसीआई है लोगों के इमोशंस के साथ में ना खेले। ऐसा ना हो कि लोग तो एक उत्साह से क्रिकेट देख रहे हैं, बाद में पता लगे सब कुछ पहले से फिक्स था और बहुत ज़्यादा करप्शन है बॉडी बीसीसीआई की बॉडी के अंदर में, और बहुत सारी एनोमलिटीज़ जैसे आईपीएल के अंदर में कैसे टीमों को अलॉट किया गया, काफ़ी तरह के करप्शन सामने आए बीसीसीआई के अंदर में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने लोधा कमेटी गठित करी। लोधा सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस थे। तो लोधा कमेटी ने काफ़ी तरह के रिफॉर्म्स दिए उसके बाद में बीसीसीआई में सुधार लाने के लिए। तो ये 2 मिनट में 1 सेकंड में हम देख लेते हैं कौन कौन से ये रिफॉर्म्स इन्होंने सजेस्ट किए। इन्होंने कहा देखिए बीसीसीआई की और आईपीएल की जो गवर्नेंस है वो अलग अलग आप कर दीजिए और आईपीएल को एक ऑटोनॉमी प्रोवाइड कीजिए, यानी बीसीसीआई आईपीएल की जो कार्यप्रणाली है उसके अंदर दखल ना करे। और जो बीसीसीआई के कोई भी ऐसा जो ऑफिसर है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 2 पोस्ट एक ही टाइम में रखे। यानी आप देखिए, या तो आप बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हो, सेक्रेटरी भी हो, 2 पोस्ट एक टाइम पर आप नहीं रख सकते। और कोई भी जो मिनिस्टर या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट है वो बीसीसीआई का ऑफिस बीरर यानी बीसीसीआई में पद नहीं रख सकता। 3 साल से ज़्यादा टेन्योर हो नहीं सकता और सिर्फ 3 साल तक हो सकता है, यानी एक टर्म 3 साल का और 3 बार से ज़्यादा टर्म हो नहीं सकता। एक स्टेट का एक स्टेट और या फिर एक एसोसिएशन का सिर्फ 1 वोट होगा। पहले क्या होगा, जैसे महाराष्ट्र जैसी कई बार एसोसिएशन, यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम बहुत ज़्यादा है और यहाँ का जो है बीसीसीआई है भी यहीं मुंबई में, तो यहाँ की जो एसोसिएशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनके ज़्यादा वोट्स होते हैं और एथिक्स ऑफिसर लगाया जाए। तो ये सारी जो है लोधा ने रिकमेंडेशन दिए। उसके बाद में क्या हुआ, क्या बीसीसीआई ने इन रिकमेंडेशन को माना? नहीं माना। ऑफकोर्स उन्होंने नहीं माना, क्योंकि देखिए अगर वो बीसीसीआई इस रिकमेंडेशन को मानते तो ये जो सारे के सारे जो अध्यक्ष हैं, अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? अनुराग ठाकुर, एमपी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, तो वो भी पॉलिटिशियन है, तो उनको भी अपनी गद्दी गंवानी पड़ती। तो बीसीसीआई एक बीच का रास्ता, यानी कुछ ना कुछ अवॉइड करना चाहती है कि कुछ ऐसा हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट अपने रिफॉर्म्स को हम पर इम्पोज ना करे और ना ला दे। तो इसके लिए उन्होंने मार्केंडर काटजू जो एक फॉर्मर जस्टिस थे उनकी भी सहायता ली और करार दिया कि ये एक जुडिशियल ओवररीच है, वी आर ए प्राइवेट बॉडी, यू कांट इंटरफेयर इनटू आवर इंटरनल वर्किंग। सो दिस काइंड ऑफ लॉजिक्स बीसीसीआई गैव सो दैट टू अवॉइड द यू कैन से दैट डिसीजन टेकन बाय द लोधा कमेटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके बाद में धमकी करी। देखिए काफ़ी दिनों तक इनका चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। मतलब हालांकि देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है बिल्ली है और बीसीसीआई चूहा है, इसमें तो कोई डाउट है भी नहीं। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ धमकी दी बाद में तंग आके कि देखिए, गुड मॉर्निंग, टुडे इज 17 दिसंबर 2016 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला जो ऊपर का आर्टिकल है वो तो बीसीसीआई रिफॉर्म से रिलेटेड है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी लोधा कमेटी ने काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस और रिफॉर्म दिए और जो बीसीसीआई है अभी ये रिलक्टेंट है उन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने में, और कैसा बीसीसीआई और सुप्रीम कोर्ट का टकराव अभी भी जारी है। दूसरा जो आर्टिकल है वो फेडरल बैंक से रिलेटेड है। फेडरल बैंक एक ऐसा बैंक होता है अमेरिका का, जैसे हमारा आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उनका फेडरल बैंक है। उन्होंने कैसा पॉलिसी कट्स किए हैं और इंडिया पर इसकी क्या इंप्लीकेशन है ये भी हम डिस्कस करेंगे। जो ये आर्टिकल है मेन, ये ट्रंप की जीत से रिलेटेड और उसमें एजुकेशन सिस्टम का क्या रोल है, यानी क्या ट्रंप की जीत ऐसा दर्शा रही है कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो वो है चरमरा गया है और अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो देखिए ये आर्टिकल जो बीच का आर्टिकल है सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी हम इसे डिस्कस करेंगे और सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो देखिए ये जो आर्टिकल है ये हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ग्राउंड जीरो है, सैटरडे को ग्राउंड जीरो आता है, आपको पता ही होगा। ये कुछ इसमें स्टोरी छपती है तो स्टोरी का यूज नहीं होता हमारे यूपीएससी के आंसर्स में, तो ये आज हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, उससे पहले आपको हमेशा एक डाउट रहता है कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड की जा सकती है। तो देखिए वैसे तो पहले मैंने कई बार बताया है इस चीज़ को। आप देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, ध्यान से सुनिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 लिंक्स मिलेंगे। या तो आप देखिए एक साइट है onlyis.com, इस पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस साइट पे सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर डेली पीडीएफ मिल जाएगा, अपने आप को कुछ करने की जरूरत आपको है नहीं, और आपके इनबॉक्स में डेली पीडीएफ मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा onlyis.com पर सब्सक्राइब। दूसरा आपके पास ऑप्शन है जो ये फेसबुक लिंक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इस पर भी आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिए। तो देखिए बीसीसीआई रिफॉर्म्स हम डिस्कस करते हैं, थोड़े इसकी टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं क्या हुआ 1 मिनट के अंदर। देखिए 2013 में आपको याद होगा एक स्कैंडल हुआ जिसमें करप्शन के चार्जेस लगे। श्रीनिवासन उस टाइम पे बीसीसीआई के अध्यक्ष थे और उन पर उनके दामाद पर जो श्री मयप्पन था, गुरुनाथ मयप्पन, उन पर भी आरोप लगे कि उन्होंने बैटिंग करी। और भी देखिए कुछ प्लेयर्स भी संलिप्त पाए गए थे बैटिंग में। तो उसके बाद में पूरे देश में जिस
ऐसे देश में जिसमें क्रिकेट को एक धर्म के रूप में माना जाता है, उस देश में एक कोहराम समझ गया। तो सुप्रीम कोर्ट तो आपको पता है जो भी इशू हाईलाइटेड होते हैं मीडिया के अंदर होता है, यहाँ में गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, इसलिए हमारे ऊपर आरटीआई नहीं हो सकता और गवर्नमेंट हमारे अंदर में दखल नहीं कर सकती। और जो अभी सुप्रीम कोर्ट कर रही है वो एक जुडिशियल ओवररीच है, यानी जुडिशरी अपनी ओवर जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रही है और यह एक अगेंस्ट डेमोक्रेसी है। यानी देखिए, प्राइवेट जो बॉडी होती है वो कुछ भी कर सकती है, सरकार उसके अंदर दखल नहीं करेगी। बस ये होना चाहिए कि वो एक कानून का पालन करे, यानी एक क्रिमिनल एक्टिविटीज ना टेक्स प्लेस करें वहाँ पर जो बॉडी के अंदर में है। तो ये कह रहे हैं कि देखिए हमारी एक प्राइवेट बॉडी है, जो भी है हमारे अंदर है, आप हमारे बीच में क्यों दखल कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि आपको तमाम तरह की टैक्स एग्जेम्पशंस मिलती हैं गवर्नमेंट से और आपके बीच में देखिए करप्शन है, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, हमारे फ्लैग का यूज करते हो, तो कैसे आप एक प्राइवेट बॉडी हो। तो यही पूरा आर्टिकल था। अब देखिए साफ साफ जो हमने अभी डिस्कस किया बहुत सारी चीज़ें थी, ये तो काफ़ी माइन्यूट डिटेल्स होगी, तो इस पे क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा कि अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, इसने क्या कहा। ये तो सिर्फ एक आर्टिकल था डिस्कस करने के लिए, आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए। मेन या तो क्वेश्चन बीसीसीआई पे आ सकता है साफ साफ, क्या बीसीसीआई और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो चल रहा है वो आपके नज़रिए से सही है गलत है, या फिर एक जनरल क्वेश्चन बनता है कि हमारे स्पोर्ट्स के बीच में क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो देखिए इश्यूज़ तो यही हो सकते हैं कि सारे के सारे जो हमारे स्पोर्ट्स हैं उसमें क्रिकेट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, बाकी जो गेम्स हैं वो उन पर कम फोकस किया जाता है। उसका नतीजा यह होता है कि ओलंपिक में हम मेडल नहीं जीत पाते। हमारे स्पोर्ट्स बॉडीज़ के अंदर में और स्पोर्ट्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर में करप्शन, स्कैम्स ये सब मिलते हैं। आपने देखा होगा CWG स्कैम, जब भी कोई स्टेडियम बनता है तो स्कैम, DDCA में भी काफ़ी एलिगेशंस निकल कर सामने आए। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्पोर्ट्स के अंदर में हमारा। देखिए और दूसरे देशों में स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी सुविधाएं उनको प्रोवाइड की जाती हैं, अच्छे जो इक्विपमेंट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन हमारे देश में थोड़ा सा ये लैक करता है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं प्रोवाइड कर पाते। हर एक स्पोर्ट्स बॉडी का हमारे अंदर ना पोलिटिसाइजेशन है। जो इनकी टॉप पोस्ट हैं, जैसे आप कोई भी देख लीजिए, टेनिस एसोसिएशन या फिर बैडमिंटन एसोसिएशन, सबके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो या तो पॉलिटिशियन मिलेंगे या फिर ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे। तो इनका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है स्पोर्ट्स बॉडीज़ के अंदर में, तो ये ऑटोनॉमी बहुत कम है, अच्छे से इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पाते ये। और इलॉजिकल सिलेक्शन क्राइटेरिया, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद बहुत ज़्यादा सिलेक्शन क्राइटेरिया में। नर्सिंग, और आपने वो केस याद ही होगा आपको, नर्सिंग और सुशील कुमार का केस था रेसलिंग में, कैसे पूरी अपने भारत ने ये केस देखा, कैसे कैसे कौन किसको ले जाया जाएगा। तो एक बढ़िया क्राइटेरिया है नहीं। और देखिए हमारे देश में क्या है, विलेजेस में, गाँव में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस टैलेंट को मेन स्ट्रीम तक ले जाना, आप अगर रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट नहीं करते हो तो हमको अपना तरीका आता है, हमारे पास छड़ी है, हम रिफॉर्म्स को ज़बरदस्ती इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। अब चलते चलते मैटर लास्ट स्टेज पर पहुंच गया है, यानी अब रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट होने ही वाले हैं और कुछ और रास्ता बीसीसीआई के पास अभी बचा नहीं है। तो अब उठती है कि अब इस आर्टिकल में है क्या, मतलब ये तो हुआ थोड़ा टाइमलाइन। अब इस आर्टिकल में यह हुआ कि देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी TS ठाकुर जो है, उन्होंने एक कमेंट में कहा है कि अनुराग ठाकुर जो कि बीसीसीआई का भी प्रेसिडेंट है, कि इन्होंने चोरी करी है और इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी किया है और चोरी भी करी है। तो क्यों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऐसा क्यों कहा? देखिए थोड़ा और आपको इसके बारे में बताता हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट और बीसीसीआई के बीच में चूहा बिल्ली का खेल चल रहा था तो अनुराग ठाकुर ने ज़्यादा चालाकी दिखाई। उन्होंने क्या करने की कोशिश करी, उन्होंने यह करने की कोशिश करी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए आप अपनी एपेक्स बॉडी में एक कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल का मेंबर होना चाहिए आपके एपेक्स बॉडी में, एपेक्स काउंसिल में। तो देखिए यह बात जो अनुराग ठाकुर है उनको अच्छी नहीं लगी, उन्होंने एक चालाकी खेलने की कोशिश करी। उन्होंने ICC को लेटर लिखा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, जिसके अध्यक्ष हैं अभी हमारे फॉर्मर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट शशांक मनोहर। तो देखिए इन्होंने लेटर लिखा ICCI को और मनोहर को कहा कि देखिए आप ना कुछ ऐसा कीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें आदेश दिया है कि जो कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का एक मेंबर अपॉइंट कीजिए अपने एपेक्स काउंसिल में, कि वो अपॉइंट ना हो सके। तो आप इस चीज़ को क्या करार दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को ऐसे करार दीजिए कि ये जो BCCI की इंटरनल वर्किंग में गवर्नमेंट का दखल है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि आप मेंबर अपॉइंट कीजिए, उन्होंने BCCI के प्रेसिडेंट ने ICC को गुहार लगाई, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इस चीज़ को ऐसे दर्शाइए कि यह जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो BCCI की इंटरनल वर्किंग के अंदर में गवर्नमेंट का दखल है, यानी कोर्ट का ना होकर गवर्नमेंट का दखल है। और यह साफ साफ रूल है ICC के अंदर, देखिए साफ साफ रूल है कि अगर गवर्नमेंट BCCI के अंदर दखल करती है तो उस बॉडी की, यानी जो किसी भी स्पोर्ट्स बॉडी के अंदर गवर्नमेंट दखल करती है तो उस स्पोर्ट्स बॉडी की मेंबरशिप रद्द हो जाएगी। यानी होता क्या इससे यह होता, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, यानी अनुराग ठाकुर ने यह दर्शाने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन से हमारी जो BCCI की मेंबरशिप है ICC से वो रद्द हो जाएगी। ऐसा करवाने की कोशिश की अनुराग ठाकुर ने।
और बाद में देखिए सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ का पता लग गया, क्योंकि जो शशांक मनोहर है जिनसे अनुराग ठाकुर ने ऐसा करवाने की कोशिश की थी, उन्होंने साफ साफ सुप्रीम कोर्ट को बता दिया, उन्होंने एडमिट कर लिया कि हाँ भाई ऐसा हुआ था कि अनुराग ठाकुर ने मेरे से बुलवाने की कोशिश की थी, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो गवर्नमेंट का दखल है, सुप्रीम कोर्ट का दखल नहीं है। तो देखिए अनुराग ठाकुर का यह लेटर मिल गया सुप्रीम कोर्ट को, और बाद में उनके लिए दिक्कतें स्टार्ट हो गई। और उसके बाद में देखिए होता तो ये अच्छा तो यह होता कि अनुराग ठाकुर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लेते सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अब क्या कंसिक्वेंसेज या फिर बीसीसीआई क्यों रिलेक्टेंट है? देखिए जो बीसीसीआई साफ साफ जो हमने पहले डिस्कस किया, अगर बीसीसीआई ऐसा रिफॉर्म इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगी तो उनको सभी जो अभी ऑफिस बियरर हैं ऑलमोस्ट जो ऊपर के हाई लेवल के, उनको अपनी गद्दी गंवानी पड़ेगी, इसीलिए वो रिलेक्टेंट है। और द बेंच जो सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हेडेड बेंच है, उन्होंने पहले से कह रखा है, उन्होंने एक मन बना लिया कि कुछ हम ऑब्जर्वर्स अपॉइंट करेंगे बीसीसीआई की कार्यप्रणाली को मॉनिटर करने के लिए, जैसा कि लोधा कमेटी ने ऐसा रेकमेंड किया है। तो उन्होंने पूरा मन अभी बना ही रखा है कि कैसे बीसीसीआई के अफेयर्स को मॉनिटर किया जाए, उनको हैंडल किया जाए। ऐसे कंसिक्वेंसेज हैं, यानी अगर लोधा रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट होते हैं तो ये कंसिक्वेंसेज होंगे कि एक बॉडी गठित की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और देखिए अब बीसीसीआई ने ऐसा दर्शाया कि वो अपने स्टेट लेवल के जो एफिलिएट्स हैं, जैसे कि अब महाराष्ट्र एसोसिएशन, हरियाणा एसोसिएशन, इनको फोर्स नहीं कर सकता न्यू नॉर्म्स अपनाने के लिए, जो कि गलत है। बीसीसीआई असल में उनको यू कैन से दैट इम्पोज कर सकता है रिफॉर्म्स उन पर, यानी सुप्रीम कोर्ट बीसीसीआई पर कर रहा है और बीसीसीआई के हक में है, जुरिस्डिक्शन में है कि वो ये रिफॉर्म्स जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सुझाए हैं, लोधा कमेटी ने सुझाए हैं, वो इनकी स्टेट एसोसिएशन पर इन्फोर्स करवा सके। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं हम इन्फोर्स नहीं कर सकते। तो एक तरह का झूठ ये बीसीसीआई का है। और ऊपर से देखिए कंक्लूजन क्या निकलता है। कंक्लूजन तो साफ साफ यह निकलता है कि बीसीसीआई को एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन छोड़ देनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट से, और जो ये रिफॉर्म्स आए थे उनको मान लेना चाहिए था। और देखिए बीसीसीआई की जो रेपुटेशन है, अब इससे हुआ क्या है, बीसीसीआई की जो रेपुटेशन अब बहुत ज़्यादा बिगड़ी है, इसलिए नहीं क्योंकि वो एक अच्छे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, इसलिए उनकी रेपुटेशन बिगड़ी है क्योंकि उन्होंने एक ट्रांसपेरेंसी अपनाने से मना कर दिया है अपनी कार्यप्रणाली के अंदर, अपनी इंटरनल वर्किंग के अंदर में। तो अब देखिए, अब एक अगर मिस्टर अनुराग ठाकुर अभी भी एपोलॉजी करते हैं और बीसीसीआई पूरे तहे दिल से इस लोधा कमेटी के रिफॉर्म्स को अपनाता है, तो भी कोई देर नहीं हुई है। इट इज़ द ओनली सोल्यूशन नाउ विच कैन टेक प्लेस। तो ये सारा का सारा आर्टिकल था। अब थोड़ा ये देख लेते हैं बीसीसीआई के इश्यूज क्या क्या हैं, वही इशू जो हमने अभी डिस्कस किए। देखिए बीसीसीआई साफ साफ कहती है कि हम एक प्राइवेट बॉडी